Hello students. Well, this is lecture 34, 35 and 36 in which we have a presentation session as well. Um, Along with that, we have to prepare for these two um, worksheets that is very necessary. One is a worksheet for preparing an oral presentation and a worksheet for evaluating an oral presentation. Well, these two worksheets are very important in order to prepare your oral presentation, and as well as whenever you get a chance to evaluate any PowerPoint presentation, so you can also evaluate the oral presentation also. So these in this lecture we will discuss these two sheets in detail. What are the major points? You have to keep it in your mind while preparing and evaluating your oral presentation. Um, the lecture outline is, first we will see introduction. After that we will see a worksheet for preparing and an oral presentation. Then we have the worksheet for evaluating an oral presentation, and then we have conclusion. Remember that your assignment that is of presentation, we will evaluate um, uh, those assignment um on the basis of some uh, rubrics table. Uh, why this is very much important? Um Always remember, whenever you are whenever you go in your professional life and you have to design a presentation, might it might be possible that you have to uh, give so many presentation. These are the thumb rules for the presentation. And first we will discuss worksheet for preparing an oral presentation, uh, in which the first point is identify your audience. जब हमने अपना लेक्चर देखा था और उसके अंदर भी हमने ये इस बात को आइडेंटिफाई किया था कि जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, बिकॉज ऑडियंस को ही देख के आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करते हैं। ऑडियंस को ही देख के आप अपना जो स्टडी लेवल है उसको बढ़ाते हैं, कि फॉर एग्जांपल कि आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ेंगे, और उसके अलावा जो है आप बहुत सारी जो है वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं रिलेटेड टू ऑडियंस, जो हमने अपने लेक्चर के अंदर भी देखी है। सो यहाँ पे जो ऑडियंस है, basically what is your listeners level of knowledge about the topic। अच्छा, जो लेवल ऑफ नॉलेज है, डेफिनेटली आप कोई इसके ऊपर कोई श्योरिटी के साथ कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि आपका जो ऑडियंस है उसका एग्जैक्ट जो है वो लेवल ऑफ नॉलेज क्या है। बट एक गैदरिंग होती है, फॉर एग्जांपल अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं गैदर हैं, तो आप मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मेरे पास थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स यहाँ पे सारे गैदर हैं, फोर्थ ईयर है, फिफ्थ ईयर है, इस तरह के। या अगर आप स्पेसिफिक किसी कंपनी की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि एक मैनेजर लेवल की मीटिंग हो, तो उसमें मैनेजर एचआर भी होंगे, मैनेजर फाइनेंस भी होंगे, मैनेजर टेक्निकल्स भी होंगे। तो फिर आपको ज़ाहिर है अपनी प्रेजेंटेशन उस हिसाब से आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। जो सेकंड पॉइंट है वो है व्हाट इज देयर लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन द एंटायर स्पीच। वो ऑडियंस वहां पे क्यों बैठी है, इसको जानना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इसको जान जाते हैं तो आपकी बहुत सारी जो है वो आपकी जो प्रिपरेशन है वो आसान हो जाएगी।
स्पेशली जो अम, जो लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि जो उनका लेवल ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, तो ये अगर आइडेंटिफाई हो जाएगा तो आप इजीली जो है वो इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद है वाई आर दे अटेंडिंग। हो सकता है कोई अगर और किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो मे बी पॉसिबल कि उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन हो कि दे हैव टू अटेंड अ सर्टेन मीटिंग और उनको प्रेजेंटेशन सुननी हो, या उनके जो है वो जॉब का ये हिस्सा हो कि फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रेजेंटेशन हो रही है जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट से रिलेटेड है, तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि बहुत सारे लोगों को अटेंड करनी पड़े, जस्ट लाइक एचआर के लोग हो सकते हैं उसमें, टेक्निकल के लोग हो सकते हैं उसमें, जो है वो प्रोक्योरमेंट के लोग हो सकते हैं। और सेकंड हमारा पॉइंट है वो है क्रिएट एन आउटलाइन शोइंग द मेन पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स। स्टार्ट में जिस तरह आप कोई भी डॉक्यूमेंट जब उसको बनाते हैं तो आप कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं वो या आप ये कह लें कि जो टेबल ऑफ कंटेंट जिस तरह होता है तो वो आप आइडेंटिफाई करते हैं। और जो टेबल ऑफ कंटेंट है बेसिकली वही समझें कि जो आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसकी आउटलाइन है। तो जब भी आप आउटलाइन को आइडेंटिफाई कर देंगे तो जो आपकी ऑडियंस है उसके लिए भी एक अच्छी बात ये हो जाएगी कि उनको जो है वो सारा एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस पता चल जाएगा कि इस प्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो कौन कौन सी जो है वो चीज़ें डिस्कस होनी पड़ती हैं, डिस्कस होंगी। समहाउ ऐसा भी पॉसिबल होता है कि जो ऑडियंस है वो उनको और ये पता होता है, फॉर एग्जांपल कंपनी के टेम्पलेट होते हैं कि अगर कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट के ऊपर प्रेजेंटेशन देगा तो वो उसको इतनी स्लाइड्स पे और ये चीज़ें कवर करनी है, और मतलब इस तरह के सारे जो है वो चीज़ें उनको करनी पड़ती हैं। और जो नेक्स्ट है वो है विच स्ट्रेटजी विल बेस्ट हेल्प द ऑडियंस। और उसके अंदर जो है वो कौन सी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, जस्ट लाइक प्रॉब्लम सॉल्यूशन दे रहे हैं या आईएमआरडी रिपोर्ट जो हम ऑलरेडी डिस्कस की थी हमने अपने रिपोर्ट सेक्शन में, वो है। तो ये भी वहाँ पे जो है वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और ऑडियंस के ही डेफिनेटली हिसाब से ये हम करेंगे। फिर असाइन अ टाइम लिमिट टू ईच पॉइंट। ऐसा पॉसिबल होता है कि आप हर पॉइंट को इक्वल टाइम नहीं दे सकते। द रीज़न बिहाइंड दैट कि कुछ पॉइंट्स जो हैं वो उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है, कुछ पॉइंट्स का अ, जो है वो जो है वो कुछ पॉइंट्स का वो होता है, और उसके अंदर भी कि कौन सा जो है वो पॉइंट मतलब स्लाइड कितनी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि जो कि जहाँ पे आप प्राइस की कंपैरिजन कर रहे हो तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो तो उस पर आपका ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ये आपके ऊपर है, प्लस इसकी प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो पावर पॉइंट के अंदर आपके पास ऑप्शन है, तो फिर जो है वो आप उसके अंदर वो चीज़ बिल्कुल इजीली कर सकते
क्रिएट अ स्टोरी बोर्ड। आप स्टोरी बोर्ड बना सकते हैं। स्टोरी बोर्ड का फ़ायदा ये है कि समहाउ वो स्केचेस के थ्रू या स्टोरी टेलिंग, वो भी एक तरीका है, उसके थ्रू भी आप बता सकते हैं। व्हाट विजुअल एड विल इलस्ट्रेट ईच पॉइंट मोस्ट इफेक्टिवली। इसके अंदर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो समझने की हैं। अब विजुअल एड्स फॉर एग्जांपल आपने काफ़ी ज़्यादा ऐड की अपने प्रेजेंटेशन के अंदर, और फिर उसके बाद ये होता है कि जब आप किसी प्रोजेक्टर पर लगाते हैं तो उसका कलर फेड होता है, या वो कलर सपोर्ट इतने अच्छे नहीं कर रहा होता उसकी क्वालिटी की वजह से, तो वहाँ पे जो आपकी सारी प्रेजेंटेशन है वो एक डल लुक देने लगती है। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए, तो पहले आप अपने अरेंजमेंट्स कर लें, और समहाउ आपके पास पॉइंटर मौजूद हो, जो लेज़र पॉइंटर होता है। क्योंकि आप जो है वो वहाँ पे उस जगह पे स्टक हो के खड़े होते रहें, आप कीबोर्ड के पास खड़े हो जाएं, तो वो आप जो है ना, वो फिर आप मूव अराउंड इतनी इजीली कर नहीं सकते। तो बार बार जो है वो आपको वहाँ पे कीबोर्ड के पास जाना पड़ेगा, बटन प्रेस करने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास वो लेज़र पॉइंटर होगा तो आप इजीली मूव अराउंड कर सकते हैं। प्लस अगर आप वीडियो आपकी जो है वो प्रेजेंटेशन के अंदर है और उसको चलाना चाहते हैं, तो उसको पहले से ही उस फोल्डर में ऐड कीजिए, एम्बेड कर दीजिए, और उसको पहले एक दफ़ा चला के देखिए कि साउंड्स का वहाँ पे अरेंजमेंट है या नहीं है। सम टाइम बहुत दफ़ा ऐसा हुआ मैंने देखा है कि वीडियो एम्बेड कर दी जाती है प्रेजेंटेशन के अंदर, लेकिन जब उसको चलाने की बारी आती है तो पता चलता है कि वो चल तो रही है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि जहाँ पे सारा अरेंजमेंट किया हुआ है वहाँ पे जो है वो साउंड नहीं है। ठीक है। तो ये जो विजुअल एड्स हैं इनको आप एज पर रिक्वायरमेंट जो भी है उसके हिसाब से आप ये यूटिलाइज कर सकते हैं। Then decide whether you need a kind of projection or display equipment, laptop, LCD, projector, flip chart। अब अगर आप कहीं अच्छी जगहों पे जाएं तो वहाँ पे प्रोजेक्टर का यूज़ बहुत कम हो गया है। बहुत बड़े यानी बड़े एलसीडीज एलईडीज लगा दिए जाते हैं, और मे बी अगर एलईडी जो है वो 56 इंच का है तो इट इज़ मोर देन इनफ कि आप जो है वो इजीली उसके, और उसके कलर्स भी डेफिनेटली बहुत अच्छे होते हैं, तो वो लोगों को देखने के अंदर भी आसानी होती है। और जहाँ पे लेस पेपर यूज़ का कॉन्सेप्ट है, तो वो अपने पहले ही सॉफ्ट कॉपीज़ में उनको शेयर कर देते हैं अपने जो जो भी लोग अटेंडीज होते हैं, तो उनके लिए आसानी हो जाती है कि किस तरह से उन लोगों ने इसको मैनेज करना है। देन फ्लिप चार्ट आप यूज़ कर सकते हैं, और अब क्योंकि इंटरेक्टिव सीन्स स्क्रीन्स आ गई हैं, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं कि आप जो है वो इंटरेक्टिव स्क्रीन्स के ज़रिए आप उनको जो है वो एक प्रॉपर वे में आप उनको वो हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद रिव्यू द स्पीकिंग लोकेशन। ये मैं भी जिस तरह बताया था कि प्रोजेक्टर अवेलेबल है, और इंटरेक्शन के लिए समहाउ ऐसा होता है कि माइक आपके पास तो अवेलेबल है, बट जो ऑडियंस में से अगर कोई सवाल करना चाहता है, क्वेश्चन करना चाहता है, तो उसके पास माइक अवेलेबल नहीं है। तो आपको फिर बार बार जो है वो उनसे पूछना पड़ता है कि आप क्या कह रहे हैं, या आपको आवाज़ नहीं आ रही होती। तो इस केस में भी जो है वो प्रॉब्लम होता है। उसके बाद determine your relationship to the slides, will they be foreground or background for you। अम, ये समझना ज़रूरी है कि जब आप देखें प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो मेरी सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट सजेशन ये है कि उसको खुद बनाने की कोशिश करें। और ख़ुद बनाने से मुराद ये है कि आप उसको जितना भी मटेरियल डाल रहे हैं उसको
डालें। डिज़ाइन का जो आपके पास सेक्शन होता है स्पेसिफिकली, जिस तरह ये प्रेजेंटेशन है और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डिज़ाइन का सेक्शन है। अब इसके अंदर हर तरह का डिज़ाइन तो है, लेकिन आप समहाउ कुछ ऐसा डिज़ाइन चूज कर लेते हैं जो कि उस मौके मौके के हवाले से, या जो प्रेजेंटेशन का जिसको आपने प्रेजेंट करनी होती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एक डिफिकल्ट काम है कि वो किस तरह से इसको समझ पाए या उसको अंडरस्टैंड कर पाए कि ये मतलब मौके के हिसाब से ये चीज़ ठीक नहीं है। उसके बाद है प्रिपेयर क्लियरली रिटन नोट कार्ड्स विद जस्ट अ फ्यू पॉइंट्स ऑन ईच। ये एक अच्छा तरीका है, और मे बी सबके लिए सबको ये ज़रूरत ना हो, और कुछ लोग इसके बगैर भी बहुत अच्छा हैंडल करते हैं चीज़ों को, और उनके लिए ये कभी भी इतना नेसेसरी नहीं होता कि वो जो है वो कार्ड्स को यूज़ करें। बट अगर आप करते भी हैं यूज़ तो नो इशू, आप को ये अलाउ होता है, आप कर सकते हैं। उसके ऊपर आप चंक्स लिख सकते हैं। और बेस्ट वे इसका सेकेंड ये भी है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में अंडरलाइनिंग कर सकते हैं, और जब आप अंडरलाइन करेंगे तो उसमें ये होगा कि आप उसको इजीली मैनेज कर पाते हैं। उसके बाद है रिहर्स द स्पीच सेवरल टाइम्स इंक्लूडिंग हाउ विल एक्चुअली हैंडल द टेक्नोलॉजी। अपने लैपटॉप को अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो समटाइम ऐसा होता है कि आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा होता है और आपको पता भी होता है, लेकिन आप वहाँ उस जगह पे जाके जब आप कनेक्ट करते हैं तो वो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और याद रखें कि उस वक्त की जो प्रॉब्लम होती है वो आपका जो है वो कॉन्फिडेंस भी शेक करती है समहाउ, कि आप उस वक्त शायद इतने तैयार नहीं थे उस चीज़ के लिए, और वो हो गई तो आपका जो सारा अटेंशन है वो उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो जब भी आप रिहर्सल करें उन्हीं गैजेट्स के साथ करें जो आप वहाँ पे जो है वो यूज़ करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप घर में तो अगर उसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप वो कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, और वहाँ जब आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ आप जो है वो लेज़र पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं। तो जब आप उस चीज़ के साथ यूज़ टू नहीं होंगे तो वहाँ पे जाके आपको एक जो है वो फीलिंग नहीं आएगी कि आप जो है वो ऑलरेडी उसके साथ एसोसिएटेड थे और आपने उसके ऊपर रिहर्स किया हुआ है। तो इतनी ज़्यादा फिर आपको डिफ़िकल्टी होगी वहाँ पे। अच्छा, ये तो थी हमारे पास वर्कशीट फॉर प्रिपेयरिंग एन ओरल प्रेजेंटेशन। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन बना लें तो ये वो एक वर्कशीट है जिसको आप एक चेकलिस्ट भी कह सकते हैं। आप अपनी प्रेजेंटेशन को खुद एक बार जो है वो एनालाइज करवा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वेदर ये जो है वो सब चीज़ें इसमें जो है वो उसको पूरा कर रहा है या नहीं। तो अगर नहीं कर रहा तो फिर आपको क्या क्या चेंजेस की यहाँ पे ज़रूरत पेश आएगी। तो ये वो वर्कशीट है, और हो सके तो आप अपने पास इसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं, और प्लस आप और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं जो आप पर्सनल लेवल पे समझ रहे हो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये तो हो गई कि जब आपने प्रेजेंट करना है तब आपने किन किन चीज़ों को देखना है। अम, एक और है जो कि है वर्कशीट फॉर एवेलुएटिंग एन ओरल प्रेजेंटेशन। मतलब ये कि आप जाहिर है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो ऐसे मौके भी आएंगे कि जहाँ पे आपको ना सिर्फ प्रेजेंटेशन देनी है, बल्कि यू हैव टू एवेलुएट आल्सो। तो ऐसी कंडीशन में आपको वो कौन कौन से मेजर जो पॉइंट्स हैं वो आपने देखने हैं, कि वो आप ये देखें कि क्या जो है वो इन पॉइंट्स के ऊपर अम, पूरा उतर रहे हैं वो या नहीं, या जिसको आप कहते हैं कि रूब्रिक्स क्या हैं, वो किन के ऊपर आप जो है वो इवेलुएट करेंगे।
तो जो फर्स्ट है क्लैरिटी, डिड द स्पीकर टेल यू द पॉइंट अर्ली इन द स्पीच, कुड यू टेल व्हेन द स्पीकर मूव टू अ न्यू सब पॉइंट। ये स्पीकर की एक क्वालिटी होती है, और जिन लोगों में एक अच्छी क्वालिटी होती है कि वो सारी ऑडियंस को अपने साथ लेके चलते हैं। वरना हो क्या रहा होता है कि स्पीकर एक साइड पे जा रहा है और ऑडियंस वो अभी पिछली स्लाइड पे ही है मेंटली, जबकि जो स्पीकर था वो जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुका है, तो वो क्लैरिटी जो है वो एक नहीं बन पाती। सेकेंडली टोन, डिड द स्पीकर साउंड कंट्रोवर्शियल, डिड द स्पीकर गो टू फास्ट, गो स्लो, स्पीक इन अ मोनोटोन। कन्वर्जेशनल जो है, सॉरी इट्स मिसप्रोनाउंस, दिस इज कन्वर्जेशनल। कन्वर्जेशनल मतलब कि आप बहुत ज़्यादा अगर ऑडियंस को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, बट इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना कर दें कि आप क्या कहने आए थे वही भूल जाए। यानी बाकी जो ऑडियंस है वो फिर जो है वो बैठ के खाली देखती रहेगी। तो ये पॉइंट भी नोट किया जाता है। फिर डिड द स्पीकर गो टू फास्ट, आप बहुत तेज तेज जो है वो स्लाइड्स को मूव ऑन कर रहे हैं, तो ऐसे केस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर टू स्लो, बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत लंबे पॉज ले रहे हैं, टाइम का ख्याल नहीं रख रहे, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। स्पीक इन अ मोनोटोन, ये हमारे पास जो है वो एक प्रॉब्लम होता है। मोनोटोन का मतलब है कि आप मतलब कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। वॉइस के भी आपको पता है कि एक्सप्रेशन होते हैं, आप किसी चीज के ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं और उसके ऊपर एम्फसाइज करवा रहे हैं, बट जो आपकी वॉइस टोन है वो आपका साथ ही नहीं दे रही। तो ये चीज भी नोट की जाती है। तो मोनोटोन पे जो है वो हमेशा जो आपका ऑडियंस है वो उसकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी, और कभी भी वो चीज को उतने अच्छे से जो है वो अ, उसको एनालाइज नहीं करेगा, ना ही देखेगा। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, डिड द स्पीकर इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद द स्लाइड्स। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ जो यूजर्स होते हैं वो टेक्नोलॉजी से इतना वेल अवेयर नहीं होते, तो वो उस अवेयरनेस ना होने की वजह से उनको टेक्नोलॉजी प्रॉपर यूज करना नहीं आती, और फिर जो है वो वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। अच्छा याद रखिएगा, वहाँ पे जो स्टक होना है जो ऑडियंस के सामने, वो आप पे हमेशा एक प्रेशर ऐड ऑन करता है। वो जरूरी नहीं है कि आप एक टेक्नोलॉजिकल आपके साथ इशू हो गया, नहीं, वो आपकी पूरी प्रेजेंटेशन पे फिर इफेक्ट करता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो अपना यूएसपी तो ले यूएसपी में प्रेजेंटेशन लेके आए, उनको पता नहीं यूएसपी में वायरस है या इस तरह की चीजें, तो फिर वहां पे बैठ के देख रहे हैं, कोई बैकअप प्लान नहीं है, जबकि हालांकि आपके इतने गैजेट्स आ गए हैं। आपके पास ड्रॉप बॉक्स है, आपके पास गूगल ड्राइव है, इस तरह की आपके पास ऑप्शंस है। उसके बाद डिड द स्लाइड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कंटेंट और वर दे डिस्ट्रैक्टिंग। जो आपके पास स्लाइड्स हैं जो भी उसने उस टॉपिक पे प्रेजेंट की, क्या वो हेल्पफुल थी या नहीं। तो इसका मतलब है कि क्या वो इंफॉर्मेशन जो थी वो इनफ थी, वो सपोर्टिव थी, और अगर नहीं थी तो आप उसके बारे में क्या समझते हैं, आप अपने कमेंट्स जो हैं वो वहाँ पे बिल्कुल ओपनली दे सकते हैं। और इसी तरह से अगर जो कंटेंट था समहाउ उसके अंदर वो फैक्ट्स जो थे वो किस हद तक ठीक थे, और वो फैक्ट्स किस हद तक जो है वो आपकी नॉलेज से मैच कर रहे थे, क्योंकि जब भी कोई एवेलुएट कर रहा होता है तो वो वहाँ पे एक उसको प्रायर नॉलेज जो उसको वैल्यूएटर होता है उसको होनी चाहिए। तो क्या वो थी या नहीं, और वो डिस्ट्रैक्टिंग तो नहीं थी कि आप के ओरिजिनल टॉपिक से ही वो प्रेजेंटेशन जो है वो स्लिप आउट हो गई हो। तो ये हमारे पास जो वर्कशीट है वो इवैल्यूएटिंग ऑफ एन ओरल प्रेजेंटेशन की है।
So, students, these are the two worksheets for evaluating or presenting an oral presentation. So keep it in your mind, these two checklists while evaluating or presenting an oral presentation. So if you follow these two worksheets or checklists, then it will be very helpful in case you are presenting a presentation or you are evaluating presentation. So whenever you are presenting your assignment, so of presentation, so it will be very handy. So you can choose these checklist or start using these checklists while preparing your presentation. So thank you. um, Inshallah we will discuss our new topic in next week.